हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इन वीडियोस के थ्रू हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस ये हैं कि पीवाईक्यू हम जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को मैं बहुत डिटेल में आपको सॉल्व करवाने की कोशिश कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में जितना दिया होता है बुक के, उसके अलावा भी जितने फैक्ट और इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड होती है उसको पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन उसमें क्या है कि उसकी वजह से वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन उतने नहीं हो पाते हैं। तो आज से मैंने क्या किया है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसका डिस्क्रिप्शन जो है उसको एक्सप्लेन थोड़ा बहुत कर दूंगी और इस तरीके से हम क्वेश्चंस को आगे निकलते जाएंगे। इसके दो बड़े रीज़न हैं। एक तो ये है कि बहुत सारे बच्चे लेंदी वीडियो देखना नहीं चाहते डिटेल में, उनको बस क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करना है। दूसरा ये है कि हमारे पास अभी एग्ज़ाम आ रहा है तो हमारे पास टाइम भी कम बचा है, उतना टाइम नहीं है तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कर पाएँ। लेकिन आप मुझे बताइएगा इस वीडियो में कमेंट करके कि जिस तरीके से मैं आपको पहले डिटेल में सारे पीवाईक्यू करा रही थी, डिटेल में हर एक क्वेश्चन को करा रही थी, वैसे कराऊं या फिर जिस तरीके से आज करा रही हूँ वैसे कराऊं। ठीक है, जैसा आप बोलेंगे आगे की वीडियो पे मैं उसी तरीके से काम करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस कारण ने रूसी अर्ध सामंती व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया? ऑप्शन नंबर ए है रूस में सीमित औद्योगिकरण और ऑप्शन नंबर 2 है कृषि में प्रयुक्त सुव्यवस्थित प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए इसका जो सही आंसर है, केवल एक। ठीक है, रूस में युद्ध के दौरान समाजवादी समाज का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था तो वहाँ पे समाजवादी समाज बनना शुरू हो गया था। इसके अंतर्गत बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया था। जब लेनिन की सरकार आई थी बोल्शेविक वाली, तब उन्होंने क्या किया था, तीन मांगे रखी थी अप्रैल थीसिस में, पीछे की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस दौरान सरकार ने किसानों को उस जमीन पर खेती करने की छूट दे दी जिसका सामाजिकरण हो चुका था। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई, जिसके तहत पंचवर्षीय योजना भी बनाई गई, 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे बहुत सारे। इस प्रकार प्रथम 2 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रूस में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कीमतें स्थिर कर दी। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से नए नए शहरों का विकास तेजी से हुआ, जिसने रूस के अर्ध सामंती व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था में बदल दिया। क्योंकि जब उद्योग बढ़ गए थे तो वहाँ पे नए नए शहर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर घोषणा पत्र किस क्रांति में जारी किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रशियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है ये अक्टूबर क्रांति। ठीक है, फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति दोनों ही रशियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड हैं। पढ़ लेते हैं। अक्टूबर घोषणा पत्र 1905 में रूसी क्रांति के दौरान जारी किया गया था। इस समय रूस में जार निकोलस द्वितीय का जो है वो शासन था। जार निकोलस सेकेंड शासन कर रहे थे। निरंकुश शासक थे और स्वेच्छाकारी थे। अक्टूबर घोषणा पत्र में जार निकोलस के साथ एक समझौता किया गया था, जिसमें उसने ड्यूमा बनाने का प्रावधान रखा गया था। ड्यूमा यानी कि जैसे हमारी संसद है, वैसे जो रूस की संसद का नाम जो है वो ड्यूमा है। नेक्स्ट इसमें लिखा है नोट, 1926 में तख्ता पलट, इसे मई क्रांति के नाम से जानते हैं, यह पुर्तगाल में हुआ था। और 1895 की उदारवादी क्रांति, आधुनिक इक्वाडोर का उदय हुआ एवं इसका नेतृत्व एलॉय अल्कारो ने किया था। और 1851 की जो चिली क्रांति है, चिली में रूढ़िवादी सरकार के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व उदारवादियों ने यानी कि लिबरल्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गुजरात में स्थित है बारदोली जगह जो है वो गुजरात में स्थित है। बारदोली में प्रांतीय सरकार ने 1928 में किसानों से लिए जाने वाला जो लगान था, जिसमें 22% की वृद्धि कर दी गई थी, इसी के विरोध में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। बाद में सरकार ने विवश होकर अपना जो लगान था उसकी कीमतें कम करने का निर्णय लिया और उसको घटाकर 6.03 कर दिया था। इसके पश्चात ये सत्याग्रह समाप्त हो गया था। इसी सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की जो लेडीज़ थी उन्होंने सरदार की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी? तो ये था फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना समिति। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इसमें 15 सदस्य शामिल थे।
इसी समिति के ने राष्ट्र के विकास को चित्रित करने के लिए सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। यह भारत के लोगों द्वारा राष्ट्र की आर्थिक समस्याओं की जांच करने का पहला प्रयास था। भारत के लोग जो राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था थी, आर्थिक समस्याएं उस समय चल रही थी, उनसे वो जूझ रहे थे, उनकी जांच करने के लिए फर्स्ट टाइम उन्होंने कुछ ऐसे प्रयास किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान दी गई शिकायतों की सूची को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो है वो ये दोनों ही शब्द जो हैं वो फ्रेंच के हैं। काहियर्स का मतलब होता है एक रजिस्टर या फिर एक बुक टाइप की, और डॉलियंस होता है शिकायत, अपनी जो भी शिकायतें होती थी। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फ्रांसीसी समाज 3 भागों में विभाजित था। प्रथम वर्ग में पादरी आते थे, सेकंड वर्ग में कुलीन आते थे, और थर्ड वाले में जो है वो बाकी के सारे जितने भी जनसाधारण थे वो थर्ड स्टेट में आते थे। फ्रांस के इस विभाजन को एस्टेट कहा जाता था, और प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग चुनाव होते थे, और मतदाता अपने प्रतिनिधियों को अपनी शिकायतों की एक सूची तैयार करके देते थे, जिसे शिकायती रजिस्टर या फिर कैहियर्स दे डॉलियंस कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों के द्वारा ही ये की गई थी। तो इस तरीके से जो इसका आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ने मिलकर इसकी जो है स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास यानी कि CD दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी। इसमें चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बनाया था और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। नरसिंह चिंतामन केलकर विट्ठल भाई पटेल ये स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे। जब कोई पार्टी की स्थापना होती है तो जितने सदस्य उस टाइम पे उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं उन सबको संस्थापक सदस्य के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका के अंदर जाकर उन प्रस्तावों का विरोध करना था जो भारतीयों के हित में नहीं थे। ये लोग क्या चाहते थे कि हम जो है अब सरकार में अंदर जाए, मतलब अपनी जो है राजनीति में हस्तक्षेप करें, और ऐसी जो नीतियां हैं जो हम लोगों के खिलाफ बनाई जाती हैं उन जब हम सरकार के अंदर रहेंगे, हमारी उसमें सहभागिता होगी, तो हम ऐसे प्रस्तावों को पास होने से रोकेंगे, उनका विरोध करेंगे जो भारतीयों के हित में नहीं है। तो इस मोटिव से ये पार्टी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूलोज के डैश ने 1788 में कैलोन का स्थान लिया था। तो कैलोन जो था फ्रेंड्स वो फ्रांस का एक वित्त मंत्री के रूप में काम करता था। तो 1788 में इसको रिप्लेस कर दिया था वहाँ के आर्क बिशप ने। ठीक है, इसका आंसर है बी। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। टूलोज के आर्क बिशप ने 1788 में कैलोन का स्थान ले लिया था। 1787 के लगभग फ्रांस की जो वित्तीय स्थिति थी वो खराब हो चुकी थी। मंत्री चार्ल्स अलेक्जेंडर डी कैलोन ने वित्तीय सुधारों की एक सूची के साथ सम्राट लुई 16 से मिले थे। वो उन्होंने एक सूची बनाई थी कि किस किस तरीके से यहाँ की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ये एक पूरी लिस्ट उन्होंने प्रिपेयर की और वो लुई 16 से जाके मिले। वह विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों जैसे पादरी और मंत्री को दी जा रही करों में छूट के खिलाफ थे। तो उन्होंने ये सलाह दी थी कि ये मंत्री और पादरी जो लोग हैं इन लोगों को भी कर जो है वो देना चाहिए। तो कैलोन 1787 में अपना प्रस्ताव पार्लियामेंट में ले जाने की बजाय असेंबली ऑफ नोटेबल्स में लेकर चले गए, लेकिन यहाँ भी इन्हें निराशा ही हाथ लगी थी। अतः फ्रांस के प्रतिष्ठित लोगों ने 1788 में कैलोन के स्थान पर एटिने लोमिनी डी ब्रियन को नियुक्त किया। ब्रियन टूलोज का आर्क बिशप था। आर्क बिशप जैसे ना कोई बहुत ही ज़्यादा चर्च से रिलेटेड एक प्रमुख धर्माध्यक्ष टाइप के जो लोग होते हैं उनको आर्क बिशप कहते हैं। ठीक है, तो ब्रियन नाम का एक बंदा था जो कि टूलोज का आर्क बिशप था उस टाइम, उसकी कैलोन की जगह उसको रिप्लेस कर दिया था, मतलब ब्रियन ने कैलोन को रिप्लेस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। USSR की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो होना चाहिए 1928 में ये जो है वो की गई थी। अच्छा, इसमें देखते हैं इसमें क्या बता रहा है। क्वेश्चन है फर्स्ट, हाँ, पहली पंचवर्षीय योजना तभी की गई थी। रूसी क्रांति के पश्चात बोल्शेविकों ने समाजवादी समाज का निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया। उन्होंने शासन में केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की। रूसी अधिकारी अर्थव्यवस्था किस आधार पर काम करेगी वो इसका हिसाब किताब लगाते थे और अपने 5 ईयर प्लान एक लक्ष्य निर्धारित करते थे 5 साल के लिए। इसी के आधार पर पंचवर्षीय योजनाओं की जो है शुरुआत की गई थी कि वो उन्होंने एक गोल निर्धारित कर लिया कि 5 साल में
में हमें ये गोल अचीव करना है, तो इसके लिए हमें क्या कुछ करना है, उस तरीके से वो प्लानिंग करते थे 5 ईयर्स के लिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1927 से होता है। बुक में कहीं कहीं 1928 लिखा है, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा इसे। तो इस हिसाब से इसका आंसर 1928 होना चाहिए, इसीलिए स्टार दिया हुआ है। चलिए मैं अभी देख के बताऊंगी, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। इस दौरान सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया और सेकंड पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो 1933 से 1938 तक का है। इसका आंसर आयोग ने बी माना है, बी होना भी चाहिए, मैंने भी 1928 ही पढ़ा है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई थी। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बास्तील का पतन, जब बास्तील पे लोगों ने हमला कर दिया था बास्तील के किले पे। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। बास्तील की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई थी। बास्तील फ्रांस में स्थित एक पेरिस की जेल थी जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। फ्रांसीसी क्रांति के समय थर्ड एस्टेट के लोग एस्टेट जनरल से अलग हो गए थे और उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। 17 जून को नेशनल असेंबली खुद को घोषित किया और 20 जून को जाके उन्होंने टेनिस कोर्ट में शपथ ले ली थी कि एक ऐसा संविधान का निर्माण करेंगे जो राजा की शक्तियों पर अंकुश लगा सके। संगठित होकर उन्होंने बास्तील पर हमला कर दिया और वहाँ से कैदियों को छुड़ा लिया। ये कैदियों की संख्या सिर्फ 7 थी। फ्रांस में तीसरे एस्टेट जनसाधारण लोगों को कहा जाता था। पादरी फर्स्ट वर्ग और सेकंड थर्ड, ये तो सब कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके मध्य हुई थी? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, रशिया एंड जर्मनी के बीच जो है वो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। पढ़ लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 3 मार्च 1918 को रूस और जर्मनी के मध्य हुई थी। यह एक शांति संधि थी जिसमें सोवियत रूस की बोल्शेविक सरकार और केंद्रीय शक्तियों जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य जो थे, ये आपके सेंट्रल पावर के रूप में थे, के मध्य हुई थी। ठीक है, यानी कि रशिया की बोल्शेविक सरकार, यानी कि लेनिन वाली जो सरकार थी, लेनिन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, और जितनी भी ये सेंट्रल पावर थी, इनके बीच एक संधि हुई, शांति संधि, जिसे ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कहते हैं। इस संधि को करवाने में लेनिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण बाद में उनकी आलोचना भी हुई थी, लेकिन लेनिन ने इस संधि को अपनी भयंकर भूल के रूप में स्वीकार किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, जल्दी से इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। और आपको जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि इसी तरीके से मैं वीडियो कराऊं ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम टाइम में ज़्यादा हो जाए, या फिर पूरी डिटेल में कराऊं, जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।